नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा था कि जो सेबी की चीफ यानी कि जो मोदी जी की लाडली अफसर है माधवीपुरी बुच, उनके इस्तीफे को लेकर मांग लगातार चल रही है जब से हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये पाया गया था कि माधवीपुरी बुच यानी कि जो सेबी चीफ है, अदानी और मोदी सरकार का कुछ घालमेल है। उनकी कुछ ऑफशोर एंटिटीज थी जिसमें उनका स्टेक था, उनके हस्बैंड एडवाइजर थे ब्लैकस्टोन में। ये सारी चीजें निकल कर आई। उसके बाद अभी 3 दिन पहले जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये बताया कि माधवीपुरी बुच को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से एक सैलरी मिल रही थी, आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी मिल रही थी, उसका ईसॉप्स उनका फायदा भी उनको पहुंच रहा था और उसका टीडीएस भी बैंक दे रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो सेबी से सैलरी ले रही थी, सरकार उनको एक सैलरी दे रही थी, तो फिर आईसीआईसीआई बैंक उनको क्यों दे रहा था? तो यहाँ पर दो इश्यूज उठे, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। अब आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है, उस इकोनॉमिक टाइम्स की खबर को मैं दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स एक ऐसा अखबार जो कि काफी शांत था सभी के खबरों को लेकर, माधवीपुरी बुच को लेकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। लेकिन आज अचानक 6 अगस्त की एक चिट्ठी के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स जिक्र करता है और उस चिट्ठी में ये लिखा है कि जो सेबी के ऑफिशियल्स हैं, 1000 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 500 एम्प्लॉइज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये बताया है कि सेबी के अंदर का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, डर का माहौल है। और ये एम्प्लॉइज क्या कह रहे हैं इस कटिंग में आपको साफ साफ दिखेगा। लीडरशिप स्टीयर्ड बाय माधवीपुरी बुच यूजेस हार्श एंड अनप्रोफेशनल लैंग्वेज टुवर्ड्स टीम मेंबर्स, यानी कि माधवीपुरी बुच का जो बर्ताव है अपने टीम मेंबर्स के साथ वो बहुत ही सख्त है और बहुत ही अनप्रोफेशनल है। दूसरा जो आरोप लगाया गया है, इट मॉनिटर्स देयर मिनट बाय मिनट मूवमेंट एंड हैज इम्पोज्ड अनरियलिस्टिक वर्क टारगेट्स विद चेंजिंग गोल पोस्ट। एम्प्लॉइज का चिट्ठी में ये जिक्र है कि मिनट टू मिनट हर एम्प्लॉय के मूवमेंट पर वो नजर रखती हैं और अनरियलिस्टिक वर्क टारगेट्स यानी कि वर्क टारगेट्स ऐसे बनाती हैं जो कि एम्प्लॉयज पूरा ही नहीं कर पाते और जिसके चलते एक डर का माहौल है। फियर हैज बिकम द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स इन सेबी ओवर लास्ट 2 to 3 years। और ये चिट्ठी उनको लिखी गई है जिसको लेकर सेबी ने रिस्पॉन्ड भी किया है। सेबी ने कहा है कि एंगेजमेंट विद एम्प्लॉयज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ देयर इश्यूज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस in respect of the work environment. Format of review meetings has been changed. KRAs have been drawn up after consultations and fully reviewed with all departments after issue raised by the employees। यानी कि माधवीपुरी बुच के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गया है और उनका साथ सरकार क्यों नहीं दे रही है। सरकार अगर उनको निकाल नहीं रही है तो सरकार उनको बचा भी नहीं रही है। और उनके ऊपर अगर इकोनॉमिक टाइम्स इस खबर को कर रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और क्या ये कवायद अब सरकार के अंदर से बहुत सटल तरीके से शुरू हो गई है कि कुछ ऐसा माहौल हम बना दे जिसमें से कि माधुरी बुच अपने आप ही हट जाए। अब एम्प्लॉइज उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके बारे में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया कि आईसीआईसीआई बैंक उनको सैलरी दे रहा है। तो ये अगर अचानक से ये सारी सिचुएशन माधवीपुरी बुच के खिलाफ है तो क्या सरकार अब बिना कुछ कहे माधवी बुच को हटाने में लग गई है? अगर सेबी के एम्प्लॉयज जो अभी तक चुप थे, मैं आपको एक दो ट्वीट दिखाती हूँ। सुचेता दलाल का मैं चाहूंगी इस ट्वीट को आप देखें। सुचेता दलाल ने जो लिखा है, this information is at least a month old and the SEBI officials at that time had remained anonymous and did not have the courage to write to FM। यानी कि ये खबर 1 महीने पुरानी है। उस समय सेबी के जो अधिकारी थे उनके पास हिम्मत नहीं थी और अब उनके पास ये हिम्मत आ गई है। So good to see them working up the guts instead of trying to rally a support through anonymous proton emails। Officials of a regulatory organization should have the courage to stand up। Nice that it finally happened and 500 signed। यानी कि ये खबर पुरानी है, 1 महीने पुरानी है। उस समय प्रोटॉन मेल्स के जरिए चुपचाप सीक्रेटिवली ये बातें सेबी ऑफिशियल्स कहते थे, लेकिन अब अगर उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो इकोनॉमिक टाइम्स को बताकर ये खबर कर रहे हैं तो वाकई में या तो उनको सरकार का समर्थन है या तो उनको किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप का समर्थन है। वो कॉर्पोरेट ग्रुप अदानी हो सकता है या कोई दूसरा कॉर्पोरेट ग्रुप हो सकता है। तो ये खेल अब केवल हिंडनबर्ग या माधवी बुच के
तक सीमित नहीं है, ये अब एक बड़ा खेल है जो खेला जा रहा है, जिसमें कि सेबी के चीफ को अब हटाने की पूरी तैयारी शुरू हो रही है। इस समय हमारे साथ हिमांशु आर बयानी है, जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस जर्नलिस्ट है। हिमांशु, जो जिस तरीके की खबरें ये आ रही हैं, और आज इकोनॉमिक टाइम्स जो इतने दिन से चुपचाप बैठा था, और आज अगर इकोनॉमिक टाइम्स इस खबर को छापता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये शक की सुई बार बार उसी तरफ नहीं घूमेगी कि अब लगता है कि कॉर्पोरेट जगत अब सेबी को, चीफ को हटाने में लग गया है? जी नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको महज एक ये इकोनॉमिक टाइम्स इसके ऊपर खबर कर रहा है ऐसी बात नहीं है। मनी कंट्रोल की इसके ऊपर खबर कर रहा है, एनडीटीवी भी खबर कर रहा है, हर कोई खबर कर रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये खबर जो आज आई है वो ऐसे मौके पर आई है। अब देखिए, आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सोमवार को बात आती है कांग्रेस की, पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रखते हैं। शाम आते आते सुभाष चंद्र गोयल आते हैं, प्रेस रिलीज इशू करते हैं कि सेबी से कैसे उनके पास एक करप्शन मांगा गया था केस सेटल करने के लिए। और उसके बाद मतलब इसमें कहा गया था कि मंजीत सिंह करके कोई बंदा था जो इनको सुभाष चंद्र गोयल को मिला था। उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलता नहीं हूँ, बट किसी की जान पहचान के जरिए वो आए थे तो मैं मिला था। और मंजीत सिंह ने उनको ये मैसेज दिया था कि आपका सेबी में जो भी लफड़ा चल रहा है वो सेटल हो सकता है। आप माधवीपुरी बूच ये सेटल कर देगी और उसके हस्बैंड चिंतन बूच, यहाँ तक की बात। तो सोचिए ये क्या हो रहा था अंदर। अगर सुभाष चंद्र गोयल जैसा एक कॉर्पोरेट जिसके सामने केसेस चल रहे हैं सेबी में, और उन्होंने कहा कि इसलिए हम आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि आपने 30,000 करोड़ का डेट ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर किया है, सेटल किया है, तो आपके लिए 3 डिजिट में ये पैसा भरना, मतलब ये 300 करोड़ की मांग थी। आप समझो, करीबन अगर हम देखने जाए तो 3 डिजिट मिनिमम ले लो तो भी 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ में मामला सेटल करने की बात थी। ये मंजीत सिंह ने ऐसा मैसेज दिया था। अब इसकी जो पुख्ता जो भी डिटेलिंग है वो मुझे लगता है सुभाष चंद्र गोयल ही दे पाएंगे। लेकिन हालांकि जैसे परतें गिरनी शुरू हुई है और एक के बाद एक मुद्दे आ रहे हैं। अब आप थोड़ा आगे जाइए और देखिए बॉम्बे क्लब की अगर हम बात करें तो बॉम्बे क्लब में टाइम्स ऑफ इंडिया ये ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंस है, विनीत जैन का कितना इंपॉर्टेंस है। आज विनीत जैन ने, मतलब आप देखने जाए इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो मालिकों की मतलब अगर हाँ ना हो तो ऐसी स्टोरीज आती नहीं है। तो विनीत जैन हैज ऑलरेडी ज्वाइंड दैट कॉर्पोरेट क्लब नाउ। सो कॉर्पोरेट इंडिया से आवाजें आना शुरू हुई है। और ये क्यों हुई है ये भी समझना पड़ेगा नीलू। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में इलेक्शंस है। महाराष्ट्र आर द मनी बैग्स ऑफ इंडिया। तो क्लियरली ये अभी मैसेज जा रहा है कि ये लोग ना जीते, सत्ता में बैठे लोग जो है वो किसी भी तरह जीत ना सके, और इसके लिए कॉर्पोरेट लॉबी पूरी की पूरी एक्टिवेशन मोड में आ गई है। थोड़ा इसको अगर समझने की कोशिश करें, जो हमने पिछले डिबेट्स में कहा था कि ये क्यों ये कॉर्पोरेट वॉर अभी पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है, उसके कुछ बिंदु अगर हम जोड़े, उसके बिंदुओं के ऊपर अगर हम मैं बात करें। वापस आपको इस चिट्ठी पर लाना चाह रही हूँ कि जो ये जी चिट्ठी सेबी के एम्प्लॉयज ने लिखी है। प्रिया, आपके पास एक चिट्ठी की एक कॉपी है छोटी, जो हाइलाइटेड पोर्शन होगा, उसको अगर आप दिखा सके। मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाह रही हूँ व्यूअर्स के लिए, और फिर मैं सवाल करूंगी कि आखिर सेबी के एम्प्लॉयज ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है और कैसे लिखी है। प्रिया, अगर आप उसको अगर प्ले कर सके, हाईलाइटेड पोर्शंस हैं उस चिट्ठी के। ये वो चिट्ठी है जिसको हाईलाइट किया गया है, और मैं पूरा चिट्ठी इसमें नहीं पढ़ रही हूँ, जो अंडरलाइन पोर्शन है केवल वो पढ़ रही हूँ कि सच अनएथिकल ट्रीटमेंट एंड belittling of officers who have secured this respectable job on merit makes the work culture highly toxic and demotivating. There has been satisfaction among the employees ever since the regime change in SEBI. There is another email sent by one of the employees to the SEBI Employee Association highlighting the management's lax attitude in handling the requests and grievances of the employees. ये जो एक चिट्ठी का जो पोर्शन सामने आया है, इसको पूरी तरह से नहीं लिखा है क्योंकि ये सोर्स बेस्ड है। क्या कहेंगे सेबी के एम्प्लॉयज के बारे में? क्या ये नहीं दर्शाता हिमांशु कि सेबी के एम्प्लॉयज भी शायद उनको ये सारी बातें पता थी कि क्या कुछ सेबी की चीफ कर रही हैं, वो बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, उनको इसी के चलते परेशान किया जा रहा था, अनरियलिस्टिक टारगेट्स उन पर इम्पोज की कर रही थी सेबी की चीफ, और अब वो गुस्सा फूटकर अब वित्त मंत्रालय पहुंच गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए यही कॉमन पैरेलल्स है। इवन अगर आप देखने जाए तो सुभाष चंद्र की जो प्रेस रिलीज है उसमें भी यही पैरेलल्स है कि उसको विक्टिम बनाने के लिए माधवीपुरी बूच के ऑफिस से प्रेशर जाता था ऑफिशियल्स को। ये बात उसमें लिखी गई है।
जो एक मतलब कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया था और ईमेल पे जो रिस्पॉन्स इन्होंने दिया था, तो वहां पे डार्क बोल्ड में ये लिखा गया है, उन्होंने कहा था, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि उस लेटर में क्या लिखा गया था एग्जैक्टली क्योंकि ये लेटर कल ही मैंने डाउनलोड किया है और मैंने इसको भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसमें ये बात लिखी गई थी, ये समझने वाली बात है। दो मुद्दे जिसके ऊपर सुभाष चंद्र की गोयल की जो बात है और चिट्ठी कितनी पैरेलल जा रही है, समझिए। Other key points made by Chandra at the press conference are as follows. I was approached by a person named Manjeet Singh on 17 February 2024. Matlab that time she was already a SEBI chairperson. Please try to understand. Through reference of a known person to assist or resolve the issue at SEBI. मतलब उनका जो SEBI में लफड़ा चल रहा था Z ग्रुप का, वो रिजोल्व करने के लिए। I generally avoid such meetings. I don't, मतलब मैं ऐसे लोगों से मिलता नहीं हूँ, but I did meet him since he had a reference of a known person. किसी जान पहचान से आए थे तो मैं मिला था। The said person promised that the work will be done through Madhvi Puri Booch and her husband and all issues of SEBI will be resolved for a price. ये क्या इंडिकेट करता है? I did not believe the same, but he said that since you have resolved debt repayment of more than 30,000 crore rupees, a 3-digit payment won't hurt you. मतलब आप 100 करोड़ तो मिनिमम दे ही सकते हैं। अच्छा, उसके आगे उन्होंने जो बात लिखी है वो भी इंटरेस्टिंग है। जो दूसरा मुद्दा में जो चिट्ठी के साथ पैरेलल में जा रहा है कि जहां पे ये एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमको वर्क कल्चर और प्रताड़ित किया जा रहा था। In Bombay High Court proceedings, I got access to an internal email of SEBI wherein investigating officer wrote to the team members. मतलब हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हो रहे थे उसमें सेबी के एक इंटरनल मेल को उनको एक्सेस मिला। Within few hours of receiving detailed response from Z, the email said, analyze the reply in details. This would be the primary defense of the company and its promoters on all allegations against them. We need to shred their contentions. मतलब हमको उसके जो shred their contentions, वो जो दावे कर रहे हैं उस दावों को हमको खारिज करना है। As if there was a standing instruction from Madhvi Puri Booch to go after Subhash Chandra and his family. तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जो लेटर में लिखा गया है टॉक्सिक वर्क कल्चर। और ये दूसरी बात, मुंबई के अभी एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट है, ये जैसे ही खबर मैंने भी शेयर की तो उनका भी रिस्पॉन्स आया कि कम ऑन एचबी, मेरे को हिमांशु भायनी की तरह वो एचबी बोलते हैं, कम ऑन एचबी, आपको तो पता है सेबी कितना करप्ट बॉडी है, तो उसमें तो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर होना ही होना है। तो मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर था, ये मुंबई के पत्रकारों को भी पता था कि सेबी के अंदर टॉक्सिक वर्क कल्चर है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जो सुचेता दलाल ने कहा है कि 1 महीने पहले, वो नई बात नहीं है। बट इस मुद्दे को लेके कि आप अगर वहां पे मतलब एक ऐसी संस्था में बैठे और ये चला रहे हो कि बाहर के बंदे कोई जाके सेटलमेंट करते हैं, तो आपको समझना है ये करप्शन का पैसा जा कहां रहा था। माधवी पुरी बूच के पास नहीं जा रहा था। और माधवी पुरी बूच, जैसे सुभाष चंद्र गोयल कह रहे कि मंजीत सिंह के जरिए आई थी, मंजीत सिंह के जरिए मतलब ये कहा गया था उनको, तो 100% कुछ ना कुछ, देयर कैन नॉट बी अ स्मोक विदाउट अ फायर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिमांशु, क्या इसका मतलब ये है कि जो करप्शन से पैसा, अगर जो आप कह रहे हैं कि तथाकथित रूप से करप्शन काफी रैम्पेंट था, काम कराने के अगर माधवी बुच पैसे ले रही थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर करोड़ों रुपए वो अकेले तो नहीं खा रही होंगी। ये पैसा क्या वित्त मंत्रालय पहुंच रहा था? ये पैसा क्या तथाकथित यही तहकीकात पहुंच रहा था? यही तहकीकात का विषय है। और आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बिंदुओं जोड़ने की जो बात कर रहा हूं, ये लेटर का तो मैंने आपको पैरेलल्स जोड़ के बता दिया, आप बिंदु थोड़े जोड़िए। ये क्या खेला हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। क्यों कॉर्पोरेट्स इसमें, जो हम बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट वॉर अभी अगली फेज में पहुंच चुका है, पॉलिटिसाइज हो चुका है, ये भी हमको इसलिए समझना पड़ेगा। गुरुवार को एक खबर आती है, अदानी ग्रुप 800 करोड़ का एनसीडी का इश्यू लेके आ रहा है, बराबर है, उसका वो रोड शो कर रहा है। गुरुवार शाम को खबर आती है कि अदानी हैज ऑलरेडी रीच दैट फोर्ब्स लिस्ट जहां पे वो अंबानी से आगे है, बराबर है। शुक्रवार शाम को गुजरात में एक खबर आती है, गुजरात की एक कंपनी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जीएसपीएल लिमिटेड, वो अपना पूरा का पूरा जीएसपीसी का रिस्ट्रक्चर करने जा रही है। मतलब 5 कंपनी मर्ज करके एक रिजल्टेंट कंपनी बना रही है, जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस के ट्रांसमिशन के एरिया में, ज्यादातर नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ये सीएनजी के पाइप गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट किसका है? ये जो ग्रुप, कॉर्पोरेट ग्रुप जो इसमें ऑलरेडी है, जो से अदानी टोटल एनर्जीज है, उसका बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है। तो आने वाले दिनों में शायद अगर वो उसमें कोई स्टेक ले, मान लीजिए 800 करोड़ का जो रेस कर रहे हैं फंड या जो भी कर रहे हैं, दूसरा कहीं से फंड रेस कर रहे हैं, और अगर उसमें स्टेक लेते तो वो ऑटोमेटिकली वो पादान में आ जाएंगे जहां पे जहां पे राइवल कॉर्पोरेट नहीं पहुंच सकता है। शुक्रवार शाम को ये खबर आती है, मतलब ये लेंगे कि नहीं लेंगे ये बात नहीं, लेकिन
गुजरात के बिजनेस जर्नलिज्म के गलियारों में चर्चाएं शुरू हो जाती है कि मर्जिंग इसलिए करवा जा रहा है क्योंकि एक कंपनी के शेयर्स अगर वो मान लीजिए 1 करोड़ पीसेज है, अगर आप 5 6 7 कंपनीज मर्ज करते हैं तो 7 8 करोड़ पीसेज हो जाएंगे, इक्विटी आपको देना आसान हो जाएगा, वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा। तो वो इक्विटी देके अगर वो जाते हैं वहां पे और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं जो कि एक लुक्रेटिव बिजनेस है, तो उसमें फिर बहुत ही मतलब आप एक ऐसी पायदान पे पहुंच जाएंगे जहां से गिराना आपको आसान नहीं होगा। शुक्रवार को यह खबर आती है, शुक्रवार को 3 बजे के बाद मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, ये बड़े बड़े शहरों में लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसे में शनिवार को, रविवार को कांग्रेस एक मतलब वो इश्यू करता है कि सोमवार को हम धमाका कर रहे हैं। मतलब ये फीड स्टॉक सेबी का पहले से किसी कॉर्पोरेट ने कांग्रेस को दिया हुआ था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी डिटेल्स लेके आएंगे, और वो भी 48 घंटों में। तो ये टाइमिंग के साथ आप समझो, ये टाइमिंग के साथ क्यों हो रहा है। सोमवार को ये हुआ। अब उससे पहले खबर आई थी कि एसबीआई के जो चीफ है दिनेश खारा, उसको सेबी के चेयरपर्सन बनाने की बात हो रही थी। अब एसबीआई के चीफ जो थे, जिसका मतलब बेसिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड में लेकर उन्होंने जिस तरीके से पूरा मैनेज किया था, तो वहां पे हो सकता है कि आप उसको सिरपाव दे और यहां पे बनाए। लेकिन क्या कोई कॉर्पोरेट ग्रुप, माधवीपुरी बूथ जो किसी कॉर्पोरेट की, जैसे बात कही जाती है कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की पौन है, उसको वहां से हटा के, इसलिए पवन खेड़ा ने यह कहा कि ये प्यादे हैं। अब क्या वहां पे वो खारा नाम का प्यादा बिठाने की बात हो रही थी, और क्यों बिठाने की हो रही थी, इसके देखिए दो, एक तीर से दो निशान साधे जा सकते हैं। अभी ये तो जो कॉर्पोरेट वॉर है ये तो समझ में आ रही है हिमांशु, लेकिन आज नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, इसकी परत है, मुझे खोलने दीजिए, इसकी परत है, मुझे खोलने दीजिए। ये अभी जो शुरू हुआ है, इसमें आपने सिर्फ माधवीपुरी बूथ को टारगेट नहीं किया, आपने आईसीआईसीआई बैंक को भी टारगेट किया है। आईसीआईसीआई बैंक को क्यों टारगेट किया है, क्योंकि जून महीने में अदानी और आईसीआईसीआई ने जॉइंटली क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। अब उस कमिटी जो थी, जो हिंडनबर्ग वाला मामला चेक कर रही थी, उसमें केवी आईसीआईसीआई कामत जो बैंक और किसने, आईसीआईसीआई आपने कहा कि अदानी ग्रुप ने, आईसीआईसीआई बैंक और अदानी ग्रुप ने अदानी ग्रुप। को ओके ब्रांडेड जॉइंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ओके ओके। बराबर है। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो कमेटी थी उसमें केवी कामत थे, जो कि आईसीआईसीआई के फाउंडर थे। तो क्या ये जो कॉर्पोरेट ग्रुप है, जो फिनटेक बिजनेस में, जहां पे उसके बोर्ड पे एसबीआई के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो क्या एसबीआई को हाईजैक करके बैठे और एसबीआई का एक बंदा सेबी में बिठाना चाहते हैं? और क्या ये आईसीआईसीआई को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि आईसीआईसीआई एचडीएफसी के साथ जो खेला हुआ वो हमने देखा, लेकिन वो टूटी नहीं है। अब ये आईसीआईसीआई है। आईसीआईसीआई एक जमाने में इस कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ बहुत अच्छा खासा उनके ताल्लुकात थे। आज की तारीख में आईसीआईसीआई का अदानी में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो क्या ये खेला है आईसीआईसीआई बैंक को तोड़ने का, सेबी में अपना आदमी या अपना बंदा या बंदी बिठाने का, और माधवीपुरी बूथ को सिस्टमैटिकली टारगेट करने का? इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कॉर्पोरेट वॉरफेयर है जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है। इस बात लेकिन के अगर ये ऊपर कोई कॉर्पोरेट बात नहीं कर वॉरफेयर रहा। है, अब आपने कॉर्पोरेट वॉर एक्सप्लेन किया, लेकिन अब इसको पॉलिटिक्स पर मैं आना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट वॉर है, ठीक है, कॉर्पोरेट राइवलरी की वजह से अब सेबी की चीफ को इसी और तरीके से उसमें कॉर्पोरेट वॉर का एक्सटेंशन आप देखिए। उसी शाम को, जिस दिन पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी शाम को सुभाष चंद्र गोयल आते हैं। आज ईटी इतना एग्रेसिव हो जाता है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि कॉर्पोरेट्स एकजुट हो रहे हैं इस सरकार के सामने। ये कंफर्म बात है। यानी कि कॉर्पोरेट्स अब मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। मैं उसी की पॉलिटिक्स पर अब आ एकजुट हो रही रहे थी हैं, कि धीरे धीरे एकजुट एकजुट हो हो रहे हैं। रहे हैं, एकजुट और अगर वो हो वो रही है। नहीं चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि बॉम्बे और महाराष्ट्र की सरकार पे उनका कब्जा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका कब्जा हो। अगर आपने उनके मनी बैग्स वीक कर दिए तो ऑटोमेटिकली सरकार का मतलब आगे जाना और ऑपरेट करना आसान नहीं होगा। ठीक है। नहीं, लेकिन अब मैं इसे मोदी सरकार के संदर्भ में आपसे समझना चाहती हूँ। मोदी जी की लाडली अफसर कही जाती हैं माधवीपुरी बुच। अभी तक उनको यही बोला जाता था कि वो लाडली अफसर हैं मोदी जी की, और मोदी जी ने उनको अपॉइंट किया, मोदी जी के चलते वो आई, या फिर अदानी ने भी किया होगा। लेकिन अगर अब कॉर्पोरेट्स एकजुट हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स वॉर के तहत, तो फिर मोदी जी और माधवीपुरी बुच का जो पूरा जो अब संदर्भ है उसको हम कैसे समझेंगे? क्या हम ये कहें कि मोदी जी को अब एक तरीके से अदानी ने कैप्चर कर लिया है या कॉर्पोरेट से कैप्चर कर लिया है? मोदी जी की लाडली अफसर के ऊपर मोदी जी का बस नहीं है, लेकिन पूरे कॉर्पोरेट जगत अब उनको खत्म करने के लिए लग चुका है। क्या हम इसको ऐसे समझें? आप एक परिस्थिति सोचिए, अगर आप फिलहाल अगर माधवीपुरी बूच को मान लीजिए बर्क निकाल दिया आपने, उसको मतलब ड्यूटी से हटा दिया, तो आप सोचे कितने बीन्स वो स्पिल कर पाएगी।
वो कितने बीन स्पिल करेगी, क्योंकि ये सुभाष चंद्र गोयल वाला मामला अकेला नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। और फरवरी में हो रहा है जब वो चेयरपर्सन थी, तो किस लेवल की फ्रीडम उसको मिली होगी और किस लेवल के बीन्स वो, ये देखिए ये राजनीति जो है ना वो लाडले या ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन डर ये रहता है राजनीति में कि कहीं उसने कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, कोई ऐसे बीन स्पिल कर दिए तो होगा क्या। तो समझना ये पड़ेगा कि कॉर्पोरेट वॉर, कॉर्पोरेट एकजुट हो रहे हैं सरकार के सामने, नो डाउट अबाउट दैट। और इसका एक दूसरा भी एक रेफरेंस है, जब नरेंद्र भाई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो किसी कॉर्पोरेट का इंटरफियरेंस आया था किसी मामले को लेकर, बहुत बड़े कॉर्पोरेट का, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये सत्ता के गलियारों की बातचीत है। तब मैं ब्लूमबर्ग में था और मुझे खबर कही गई थी कि ऐसा हुआ है, आपको अगर चलाना है तो चलाइए। तब वो जो कॉर्पोरेट इंटरफियर करने की कोशिश की थी तो नरेंद्र भाई ने उनको बोल दिया था कि गुजरात आपके बाप का नहीं है, आपको मुझे समझाना नहीं है कैसे चलाना है गुजरात, यहां तक की बातें थी। लेकिन हमने यही कहा था कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं तो ये हम खबर नहीं चला, बोले हॉर्सेस माउथ है ना, इसे ठीक है, लेकिन हमारे पास एविडेंस है तो हमें खबर नहीं चला सकते। लेकिन अगर ये हुआ है तो वो स्कोर शायद सेटल हो रहा है अभी, और वो कौन कर रहा है, किसके जरिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब समझना पड़ेगा। और अगर ब्रॉडर सेंस में अगर देखने जाए तो हिंडनबर्ग जब आया तब का मैं बोल रहा हूं कि ये कॉर्पोरेट वॉर का रिजल्ट है, और ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं परत अब मिलती जा रही है कि कॉर्पोरेट वॉर था। अभी तो हिंडनबर्ग नहीं है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी हिंडनबर्ग नहीं तो आप किसके ऊपर मतलब करेंगे। हिंडनबर्ग के ऊपर तो आपने बोल दिया कि ये इकोनॉमी के ऊपर हमला है, ये अभी तो इंटरनली पॉलिटिकल वॉइसेस, बिजनेस वॉइसेस, कॉर्पोरेट वॉइसेस, मीडिया वॉइसेस हैव स्टार्टेड। तो इसमें मोदी जी इज ऑन अ वेरी स्लिपरी विकेट। वो क्या कर, क्योंकि देखिए इसका जो एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने आपको जो इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इसके एक्सटेंशंस कहीं ना कहीं टॉप बॉसेस को टच हो रहे हैं, नाम नहीं लिया था उन्होंने, बट उन्होंने कहा था कि ये टॉप बॉसेस को टच करते हैं, वो उसी इंटरव्यू का रेफरेंस लेके मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप तहकीकात भी करवाते हैं तो समस्या है, तहकीकात नहीं करवाते हैं तो समस्या है, और अगर तहकीकात ना करवा के इसको मान लीजिए निलंबित करते हैं तो भी समस्या है। तो इट इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन एंड वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप फॉर द पीपल इन पावर। आई वुड नॉट कॉल द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अलग होती है, सत्ता में बैठे लोग अलग होते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सुप्रीम कोर्ट इसका स्वायत्त संज्ञान ले, या तो कोई इन्वेस्टर ग्रुप जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करे इस मामले में, क्योंकि अभी तो ये मामला सिर्फ अदानी का नहीं है, अभी ये मामला आईसीआईसीआई जैसी लिस्टेड कंपनी का भी आ गया है। भले वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, वो नहीं किया, बट नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड द रेगुलेटर। बट पॉलिटिकली अगर आप देखें, अगर कॉर्पोरेट एकजुट है, मीडिया अगर अब बिल्कुल वोकल हो रहा है इन इश्यूज पर, और तो क्या मोदी जी अब बिल्कुल वो सिचुएशन आ गई है जहां पर बिल्कुल अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जब कॉर्पोरेट्स ही उनका साथ नहीं देंगे, मीडिया नहीं साथ देगा, तो मोदी जी का बचा क्या। नहीं तो वही बात है ना, ये जो बात आ रही थी जो रिस्ट्रक्चर करने की जीएसपीसी को, और एक बार जीएसपीसी रिस्ट्रक्चर होता है, ये हो रहा है उनकी यूक्रेन और रशिया विजिट के बाद। तो ये भी सोचिए, मतलब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आ रहा है, कोई बड़ा, ये पॉसिबिलिटीज है। और ये गुजरात सरकार की कंपनी, आप समझ लीजिए, दिस अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑयल एंड गैस आर्म ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। मैं इसको थोड़ा समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि यूक्रेन विजिट के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल। यूक्रेन विजिट से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है आपके नहीं हिसाब तो से। यूक्रेन विजिट के बाद मान लीजिए रशिया के साथ हमारे जिस तरीके से ताल्लुकात है, क्या ऑयल एंड गैस एंटिटीज, रशियन ऑयल एंड गैस एंटिटीज अभी ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में आना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी रोसनेफ्ट ने न्यारा एनर्जी जो एसआर एनर्जी है वो तो खरीद लिया है। तो क्या अभी रशियन ऑयल एंड गैस इंटरेस्ट इंडिया की मार्केट में है? इंडिया में कोई एक्सप्लोरेशन की संभावना नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है? तो अगर वो आते हैं तो वो किसके सामने खड़े होंगे, किसका ऑयल एंड गैस का बड़ा बिजनेस है फिलहाल इंडिया में। तो ये चीजें भी समझनी पड़ेगी कि ये कॉर्पोरेट कंपटीशन का हिस्सा राजनीति के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। और यही मैं बता रहा था कि इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है, एक सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त संज्ञान ले, दूसरा कि कोई पब्लिक इन्वेस्टर ग्रुप है इसके बारे में, मतलब लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल दाखिल करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद स्वायत्त संज्ञान इन मुद्दों को लेके एक एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि फिलहाल हमने माधवीपुरी बूच को हटा दिया है, यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी ने चार्ज ले लिया है, ये सब देखा जा रहा है। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता है, जब तक ये इनकी मतलब इनके सामने के जो इल्जाम जो भी है वो पूरे के पूरे तरीके से डाउस नहीं होते, तब तक यहाँ से कार्यभार ये संभालेंगे, बाद में हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को, अगर आई मीन नॉट गवर्नमेंट बट सत्ता में बैठे लोग, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की इमेज खराब नहीं है, भारत सरकार है, 5 साल पे 10 साल पे लोग आते जाते रहते हैं, सरकार है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को अगर उनकी इमेज की पड़ी है
तो ये मामला अभी पॉलिटिकली तूर नहीं पकड़ेगा, ये पार्लियामेंट में भी तूर पकड़ेगा। आने वाले सेशंस में पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से तूर पकड़ेगा, क्योंकि पवन खेड़ा ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है ये पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स करेंगे। 2G और कोयला घोटाले में जो आपने पॉलिटिक्स की थी, तो हमने नहीं कहा था कि ये राष्ट्र की अर्थनीति पे हमला है, ये पॉलिटिक्स था और हम ये पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने कह दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अब ये कॉर्पोरेट वॉर पॉलिटिकल अरीना में उतर चुका है, कॉर्पोरेट्स खेल रहे हैं, प्यादे ये सब है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, ऑफिशियल्स हो, जो भी हो, तो ये पॉन्स है सब। और किसी का लेकिन कोई इंटरेस्ट 100% है, किसी का कोई इंटरेस्ट 100% है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, जो भी हो। नहीं, लेकिन मोदी जी के लिए इस डेवलपमेंट के क्या मायने हैं? क्या ये मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है? मोदी जी बिल्कुल के लिए क्या ये अलर्ट होने बिल्कुल का समय बिल्कुल बिल्कुल खतरे की घंटी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर वो उसको उस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर कल को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त संज्ञान लेके इसके ऊपर मान लीजिए कुछ करता है कार्यवाही, तो क्या हालत होगी सरकार की? तब जाके सरकार को पूछा जाएगा ना कि आपने क्यों इतना, मतलब आप जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको पूछा जाएगा, सरकार को तो नहीं, हाला सत्ता में बैठे लोग हैं उनको पूछा जाएगा कि आपने क्यों ये टाइम पे इसको एड्रेस नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। इट्स ऑन अ वेरी डाइसी विकेट। हाँ, ये कैसे मैनेज होता है, हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे होता है, स्मोक स्क्रीन कैसे लगाया जाता है आने वाले दिनों में, जैसे वो गडकरी जी की चिट्ठी आई थी और स्मोक स्क्रीन लग गया था पूरा किसी मुद्दों पे जब वो चल रहा था सब, क्योंकि दिल्ली में तब ये वो आई स्टडी वाला जो मामला था और स्टूडेंट्स आ गए थे इसमें, मैदान में। लेकिन स्मोक स्क्रीन की अब गुंजाइश क्या बची है? अगर लगातार इस तरीके की शिकायतें माधवीपुरी बुच के बारे में मिल रही हैं और जो खुलासे अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं, उसके बाद ये एम्प्लॉइज की चिट्ठी जहां पर वो लिखती है कि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, भाई ठीक है, ये तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का एचआर इशू है, ये भी कहा जा सकता है, जो कि सभी ने कहा भी कि भाई दीज आर इश्यूज व्हिच वी हैव रिजॉल्व्ड विद द एम्प्लॉइज। बट द पॉइंट इज कि अगर पब्लिक डोमेन में माधवीपुरी बुच की इस तरीके से इमेज की धज्जियां अगर उड़ रही हैं, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय को लिखा जा रहा है, तो क्या वित्त मंत्रालय पर भी अब प्रेशर नहीं है कि वो कुछ ना कुछ बोले? और वो कैसे बट बोलेगा जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे उनको? कैसे वो प्रेस वही कॉन्फ्रेंस बात है ना, बट वही बात है, मैं ऐसा मानता हूं इसमें प्रधानमंत्री को भी बोलने की जरूरत नहीं, जो नॉर्म एंड प्रोसीजर है वो आप फॉलो कीजिए, सिंपल एज दैट। उसमें कहा किसी के इंस्ट्रक्शंस की आपको राह देखनी है, कायदे देयर इज अ से निर्मला सीतारमन तो क्या बोलेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कायदे से आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री की बात इसलिए आ रही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो एआईसीसी में जिन्होंने ये माधवीपुरी बूच की अपॉइंटमेंट की है, बराबर है, तो सीधी हाँ, की सीधी बात वहां पे आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कल को स्वायत्त संज्ञान लेता है, तो एआईसीसी के मेंबर्स को वो पूछेगा कि आपने बैकग्राउंड चेक वगैरह किया था, नहीं किया था, क्यों इनको लाए, फिर आप लेटरल एंट्री से क्यों लाए, अभी आप लेटरल एंट्री का मना कर रहे हो, लेकिन तब आपने लेटरल एंट्री का ये जो बेनिफिट ले लिया है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बहुत सारे सवाल आएंगे कोर्ट की तरफ से, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली द थिंग्स आर ऑन अ स्टिकी विकेट। ये मैनेज कैसे करती है सरकार, यही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्राइसिस ये नहीं नहीं, ये भी क्राइसिस ये सवाल है ना क्राइसिस कि एक मिनट एक सरकार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये क्राइसिस ज्यादातर ये सत्ता में बैठे लोग मास्टर है क्राइसिस ट्रिगर करने के, क्राइसिस कंट्रोल करने के, और क्राइसिस से इको सोशियो पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का कंट्रोल क्राइसिस है। लेकिन ये क्राइसिस सत्ता में बैठे लोगों ने ट्रिगर नहीं किए, और ये क्राइसिस को ये कैसे मैनेज करेंगे ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यानी कि अगर आप देखने ये जाए तो जो कॉर्पोरेट्स बेसिक ने, मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और नहीं नहीं जो हिमांशु, मुद्दों के ऊपर। लेकिन हिमांशु, लेकिन क्या ये क्राइसिस अब कॉर्पोरेट्स ने जानबूझकर मोदी जी के लिए क्रिएट की है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कॉर्पोरेट्स का अपना तो मतलब सिद्ध हो ही रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन भी एक मोदी जी के लिए खड़ी की जा रही है, जहां पर उनके लिए टफ हो जाएगा आने वाले दिनों में इसको सस्टेन करना। नहीं, क्यों कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। कर रहे हैं तो कंफर्म बात है, क्योंकि वरना सुभाष चंद्र गोयल शाम को नहीं आते, वरना जीटी इतना एग्रेसिव नहीं होता, वरना ये चिट्ठी की बात नहीं आती कि अंदर वर्क टॉक्सिक कल्चर है। जैसे बॉम्बे के पत्रकारों को पता है टॉक्सिक वर्क कल्चर ही है, क्योंकि वहां पे इतना पैसा है। रेगुलेटर खुद जो तो ऐसी ये धांधलियां, जो चिट्ठी है क्या, अब बात नहीं नहीं, अब बात क्या आती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बात ये आती है कि जब ये धांधली इस तरीके से लीगलाइज करने की बात है, तो धांधलियां तो होती ही थी, ऐसा तो नहीं है धांधलियां नहीं होती थी। तो ये अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट ये खेला खेल रहे, तो क्यों खेल रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
नहीं, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट है, अगर ये कॉर्पोरेट खेला हो रहा है तो ये कॉर्पोरेट खेला किसके कहने पे हो रहा है? क्या कोई फॉरेन पावर्स हैं जो ये काम करा रही है? पॉइंट नंबर नहीं, वन। दूसरा, मुझे नहीं नहीं नहीं, लगता एक है। सेकंड, पॉइंट नंबर टू, क्या कॉर्पोरेट्स को अब ये लगने लगा है कि भाई जनता का झुकाव किसी और दल की तरफ दिख रहा है या इंडिया अलायंस की तरफ दिख रहा है, तो भाई इससे अच्छा है कि हम अपने आप को चीजें सुधार ले और इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से बिगड़ गए हैं उनको सही करा जाए, एक वो कवायद भी शुरू हो सकती है, क्या ये चीज है? बिल्कुल है, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, फॉरेन पावर या फॉरेन एलिमेंट तो मैं इसमें नहीं देख रहा हूं, क्योंकि हमारी करेंसी जो 80 गुना डाउन है बेंचमार्क करेंसी से, तो वो सब भूल जाइए। उस लेवल पे होता तो बात अलग थी। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात है, वो हमारा जो इंटरनल कंजम्पशन उसको लेके है। तो हमारी एक इंटरनल स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की। उस इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स अपना कब्जा जमा के बैठे, उनको देखिए, कॉर्पोरेट्स के लिए ये सरकार बहुत अच्छी थी, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। बट जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग, करप्शन रैम्पेंट हो चुका था, जो मामले आ रहे थे सामने, उसके चलते उन्हें लग रहा होगा शायद कि अब ये स्टिकी विकेट्स पे है। तो स्टिकी विकेट्स पे तो ज्यादा निगोशिएट करें, सामने वाले को सपोर्ट दिला के या इनके खिलाफ जाके, जो पॉसिबल नहीं है। जैसे किसानों के मामले में हुआ था कि किसानों के मामले में सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी, बट अल्टीमेटली किसानों के मामले में सरकार को झुकना पड़ा। तो कॉर्पोरेट्स का क्या एजेंडा है, फिलहाल ये मेरे ध्यान में या दायरे में नहीं है। हाँ, अगर कुछ बात आती है तो मैं बिल्कुल सबसे पहले आपके चैनल पे शेयर करूंगा कि ये वजह से ये हो रहा है। लेकिन बिल्कुल कॉर्पोरेट्स की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये ज्यादा निगोशिएट करेंगे इस सरकार से क्योंकि इस सरकार ने इनको बहुत दिया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये देख चुके हैं कि अभी ये स्टिकी टर्फ पे, तो इनके खिलाफ जाना बेहतर रहेगा। जो वीक टर्फ, मतलब वो सामने बैठे, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल मैं ये दो पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं। आने वाले दिनों में कुछ अगर बातें बाहर आती है तो मुझे पता नहीं है, बट बिल्कुल कॉर्पोरेट लॉबी एक्टिवेट हो चुकी है और ये ही पूरा खेला खेल रही है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अंतिम सवाल जो आपसे यही करूंगी कि मुझे पता नहीं है कि मोदी जी इस पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, माधवीपुरी बुच क्या करेंगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें क्या करेगी, लेकिन जो इस समय एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है विद इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बीजेपी और सरकार का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अब लोगों के बीच सामने बिल्कुल नजर आ रही है। इसको आपको क्या लगता है कि ये सरकार को कितनी आगे ये सिचुएशन अब लेकर जाएगी, या सरकार फिर वाकई में घुटने के बल लाकर खड़ा कर देंगे, चाहे वो अदानी हो, अब अदानी ही मोदी को क्या घुटने के बल खड़ा करेंगे? मेरा तो ये सवाल आपसे है। नहीं, सवाल किसी को घुटने के बल खड़ा करने का नहीं है, कोई घुटने के बल खड़ा नहीं होगा, यही मैं बता रहा हूं। या तो कुछ निगोशिएट होगा बड़ा, या तो क्लियरली, मतलब जो खेल हो रहा है उसमें सामने वाले को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अगर सामने वाले को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है तो वहां पे भी निगोशिएटिंग पॉइंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि निगोशिएटिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट, एट द एंड ऑफ द डे, फॉर अ कॉर्पोरेट व्हाट मैटर्स इज द बॉटम लाइन। उनका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, कौन पार्टी क्या कर रही है उससे उसे कोई मतलब नहीं। और थोड़े डेवलपमेंट्स और भी देखिए ना, जिस तरीके से बीएसएनएल को जो बात आ रही है बीएसएनएल की प्राइवेटाइज करने की या प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की, स्टारलिंक सैटेलाइट लाने की, तो किसको सबसे बड़ा खतरा है इन सब चीजों से, ये भी आपको समझना पड़ेगा। किसका सबसे बड़ा एक जो मॉडल है टेलीकॉम का जो ध्वस्त होने जा रहा है, अगर बीएसएनएल पावरफुल होता है तो क्या बीएसएनएल भी सरकार ने एक तरीके से अपने ट्रंप में रखा था कि वक्त आने पे बीएसएनएल को पावर वेपन के तरीके से यूज करेंगे। तो ये वॉर कोई ग्रुप्स के बीच नहीं है। देखिए, यहाँ पे गुजरात में एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट हमने जो काम किया, हमको ये क्लियरली, मतलब ऐसा आता था कि हमारा काम हो ना हो चलेगा, सामने वाले का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सामने जो बैठा है वो सत्ता में भी है और वो बिजनेस की सोच भी रखता है। तो अब ये लड़ाई जो सामने वाले के साथ है वो ये है। और क्या सरकार ने, वही बात आती है, बीएसएनएल एज अ ट्रंप रखा था, कैसा पावर वेपन, एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे जब आम कुछ बड़ा आदमी के होगा तो। समझने के लिए, हिमांशु, लास्ट में बस आपसे ये सवाल करूंगी कि आम आदमियों के समझने के लिए, जो मोदी जी को पूजता था, जो मोदी जी की ओर देखता था हमेशा, आज जो छवि दिख रही है और जो चीजें जिस तरीके से सरकार में हो रही है, और खासकर सेबी चीफ के बाद जो जो भ्रष्टाचार के सारे अलग अलग हमें दृश्य देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग एंगल्स जो सामने देखने को मिल रहे हैं, तो क्या एक आम आदमी आज इसको इसी तरह से समझेगा कि अब वक्त आ गया है कि मोदी जी वाकई में घुटनों के बल आ जाएंगे इन्हीं कॉर्पोरेट्स के द्वारा, जिन कॉर्पोरेट्स ने मोदी जी के सोना को बनाया था? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, घुटनों के बल तो नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसमें घुटनों के बल नहीं है। लेकिन अगर आपको पब्लिक परसेप्शन समझना है तो आई थिंक आपके ही जो शो के कमेंट्स है वो 2014, 2019 उसके पहले के देख लीजिए और 2024 के बाद के शो के कमेंट्स देख लीजिए, आपको परसेप्शन
नजर आएगा कि सरकार के ऊपर एक तरीके से प्रजा को जो विश्वास था वो ट्रस्ट डेफिसिट अभी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। चलिए अब देखना होगा कि ये सेबी की जो चीफ है माधवीपुरी बुच, जिन्हें कि मोदी जी की लाडली अफसर कहा जाता है, वो इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी। लेकिन जिस तरीके से अब चीजें सामने आ रही हैं और जो हिमांशु ने भी समझाया कि पूरा कॉर्पोरेट जगत एकजुट हो रहा है, अगर इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी, ये जो सारे मीडिया आउटलेट्स हैं और अगर ये इन बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, तो वाकई में ये मोदी जी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। लेकिन अब इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगी सरकार, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।